हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 इतिहास के चैप्टर नंबर 10 और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं और उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित को सारांश करें। सारांश करे का अर्थ होता है मिलान करना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे मिलान करेंगे। इसको जो है हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इतना टेंशन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर है स्तूप का आंसर हो जाएगा टीला, शिखर का सही आंसर हो जाएगा गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, फिर मंडप का हो जाएगा मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, और गर्भगृह में हो जाएगा देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, और प्रदीक्षिता पथ में आपका हो जाएगा स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है इसको मिलान कर लिया है और आप जो है इसी मिलान को देखकर जो है यहाँ पर भी आप लोग मिलान कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया है। फिर से एक बार इसके आंसर को अच्छी तरह से देख लीजिए और होगा तो कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर जो है क्या करना है आपको पता है, कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहेगा जिसे हम लोगों को जो है सही शब्दों के साथ भरना है। तो पहला है हम लोग का डैश एक बड़े गणितज्ञ थे। तो कौन जो है एक बड़े गणितज्ञ थे, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या सही आंसर है, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ना वो एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। गणितज्ञ को कहते हैं अंग्रेजी में मैथमेटिशियन, ठीक है। और आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर क्लियर है। फिर उसके बाद ख नंबर देखते हैं, ठीक है। तो ख नंबर में है, खाली स्थान में देवी देवताओं की कहानियां हैं। तो कहां पर जो है देवी देवताओं की कहानियां हैं, तो ख नंबर का भी हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो ख नंबर का उत्तर है पुराणों में। पुराणों में जो है ना वो देवी देवताओं की कहानियां है, ठीक है। तो 2 का ख नंबर का आंसर क्या लिखिएगा आप लोग, तो पुराणों लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ग नंबर का उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आपका ग नंबर होगा, क्या होगा, ग नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, खाली स्थान को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। मतलब संस्कृत रामायण लेखक का किसको माना जाता है, रामायण के लेखक किसको माना जाता है, हम लोग को ये बताना। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा वाल्मीकि। वाल्मीकि जी को जो है वो रामायण के लेखक माने जाते हैं। और महाभारत के लेखक किसको माने जाते हैं आपको जो है ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये भी देख लिया, ग नंबर में क्या लिखिएगा, रामायण के लेखक पूछेगा तो क्या बोलिएगा आप लोग, लिखिएगा वाल्मीकि, ठीक है। और उसके बाद हम लोग घ नंबर देखेंगे। तो घ नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान और खाली स्थान 2 तमिल महाकाव्य है। मतलब हमें जो यहाँ पर खाली स्थान में 2 तमिल महाकाव्यों के नाम जो है उनको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर में हम लोग का दिया हुआ है शिल्पदिकारक और मणि मेखला। क्या क्या है, शिल्पदिकारम और मणि लेखलम। ये जो है ये दोनों जो है तमिल महाकाव्य है। इनमें जो खाली स्थान दिया हुआ है इन दोनों में जो है आपको इन दोनों नामों को लिख देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्त्रों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अस्त्रों में प्रयोग पर जिन अध्यायों की चर्चा की गई है। यानी कि देखिए अस्त्र किसके बने होते हैं, अस्त्र बने होते हैं लोहे के। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में जो है लोहा लिखा रहता है, ठीक है। मतलब लोहे के प्रयोग पर जिन जिन अध्यायों पर चर्चा की गई है उनकी हमें सूची बनाना है। धातु से बनी किन किन वस्तुओं के बारे में चर्चा की गई है ये दर्शाना है, ठीक है। मतलब धातुओं से क्या क्या अस्त्र बने थे हम लोगों को ये भी बातें दर्शाना है। तो कैसे करेंगे, इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं बड़ी आसान तरीके से, ठीक है। तो उत्तर में हम लोगों ने क्या लिखा है, उत्तर में हम लोगों ने लिखा है जिन अध्यायों में धातु की चर्चा हुई है। मतलब किन किन अध्यायों में जो धातु की चर्चा हुई है उनके नाम इधर लिखे गए हैं। उनके बाद जिन धातुओं से बनी है वस्तुओं की चर्चा अध्यायों में की गई है। मतलब किन धातुओं से बने हैं, मतलब इतना समझिए कि किस अध्याय यानी किस चैप्टर में किया गया है और किस धातु के बने हैं वो औजार, ठीक है। तो कौन कौन से अध्याय में धातु के प्रयोग किया गया है, तो पहला है आपका अध्याय 4, अध्याय 5, ठीक है। मतलब किन किन, तो आरंभिक नगर में, और अध्याय 5 में क्या था, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इन दोनों में जो है धातु का प्रयोग की चर्चा की गई है। और किन किन धातुओं के ऊपर चर्चा की गई है,
तो तांबा सोना चांदी लोहा, ठीक है, क्या क्या, तांबा सोना चांदी लोहा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन देखिए और यहाँ पर है इसका सूची बना के एकदम आंसर लिख दिया है बड़ी ही आसान तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पृष्ठ 104 पर लिखी गई कहानी को पढ़ो। मतलब पृष्ठ यानी कि पेज नंबर 104 में जो कहानी लिखा गया है हम लोग को या आपको पहले उसको पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ के पहले आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। जिन राजवंश के बारे में अध्याय 5 और 9 में पढ़ा है वो बंदर राजा कितना अलग या कितना समान था। मतलब हम लोगों ने जो इस पेज में बंदर के बारे में पढ़ा वो कितना अलग था और कितना समान था, ठीक है। तो हम लोग को इसके बारे में लिखना है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, तो उत्तर में बच्चों लिखेंगे यहाँ पर पृष्ठ 104 पर बंदर राजा की कहानी अध्याय 5 और 9 में नीचे दिए गए बंदर राजा की कहानी है, ठीक है। मतलब 5 और अध्याय 9 में जो है बंदर राजा की कहानी है। मंकी किंग भी अन्य शासकों की तरह एक विशाल सेना था। मतलब इस कहानी में विशेषकर क्या है, इस कहानी में विशेषकर है मंकी किंग के बारे में, ठीक है। मतलब मंकी किंग भी जो है ना वो अन्य शासकों की तरह एक विशाल उसके पास सेना था, ठीक है। वो स्वयं बुद्धिजीवियों वैज्ञानिक और साहसी थे। मतलब मंकी किंग जो है वो बुद्धिजीवी वैज्ञानिक और साहसी था। वो सही समय पर निर्णय लेने में सक्षम था। मतलब किस समय क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए उसका निर्णय लेने में जो है वो सक्षम था। जब उसने देखा कि मानव राजा अपने समुदाय को मारना चाहता है तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। मतलब जब उसे मंकी किंग को लगा कि इंसान जो है उनको मारने वाले हैं तो मंकी किंग ने क्या किया, अपने सभी प्रजा के साथ एक योजना बनाई, ठीक है। उन्होंने आम के पेड़ की थानियों पर एक पुल पर जोड़कर एक नदी में छोड़ दिया। मतलब आम के पेड़ की थानी होती है ना उस पर एक पुल पर छोड़कर नदी में छोड़ दिया, ठीक है। इनमें से एक को एक तब पकड़ा गया जब उनकी सारी पेज से नदी में पार नहीं कर लिया। मतलब जब उनकी सारी पेज जो है नदी में पार नहीं कर लिया तब उनको जो है पकड़ लिया गया। वो एक महान राजा था लेकिन किसी भी तरह से वो मानव राजा में भिन्न नहीं था। मतलब जिस तरह इंसान सोचते हैं ना, मनुष्य जिस प्रकार सोचते हैं उस प्रकार मंकी किंग सोचता था और उसी प्रकार के कार्य करता था, ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि इंसान और मंकी किंग में यानी मानव राजा में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था आप लोगों का क्लियर हो गया है। देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद नीचे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। एक एक करके आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य की एक कहानी सुना। मतलब हमें जो है कहीं आसपास से जानकारी लेकर एक महाकाव्य के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लोग इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो उत्तर में हम लोगों ने क्या लिखा है, हमारी महाकाव्य में बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें प्रभावित करती है। वे कहानियां आदर्श जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें शिक्षा प्रदान करती है। ऐसे ही महाकाव्य महाभारत और रामायण है। मतलब हमें पूछ रहा था महाकाव्य के बारे में लिख रहे हैं तो हम लोग महाकाव्य में क्या क्या लिखेंगे, महाभारत के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी ही एक कहानी महाभारत, मतलब महाभारत के बारे में हम लोगों ने लिखा है। महाकाव्य में इनमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। मतलब महाभारत में जो है कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी थी, ठीक है। महाकाव्य में इतने कौरव पांडवों के बीच युद्ध की कहानी थी। दोनों ही पक्ष युद्ध जीतने के लिए अपने अपने रिश्तेदारों और अन्य राजाओं के साथ मिलना चाहते थे। मतलब जितने भी है ना पांडव और कौरव युद्ध जीतने के लिए अपने अपने पड़ोसियों से मिलना चाहते थे, ठीक है। फिर श्री कृष्ण महान शक्तिशाली और भगवान की शक्ति थे। मतलब श्री कृष्ण जो थे ना वो पांडवों के साथ आए थे लड़ने, ठीक है। और श्री कृष्ण जो है एक शक्तिशाली और एक भगवान की शक्तियां उनको जो है प्राप्त थी। क्या प्राप्त किया, वो तो स्वयं भगवान थे, ठीक है। तो उसके बाद है वो दोनों ही स्टार से संबंधित, इसलिए दुर्योधन ने कौरवों में सबसे बड़े थे। सहायता मांगने के लिए उन्हें ठीक उसी दिन पांडवों ने अर्जुन भी कृष्ण के पास पहुंचे, उन्होंने सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने उस समय सोए हुए थे। दुर्योधन घमंडी था इसलिए वो श्री कृष्ण के सिर की तरफ बैठा। अर्जुन दुर्योधन के बाद पहुंचे थे इसलिए उन्होंने पैर की दिशा पर बैठे। श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये घोषणा की कि जो भी मेरे पास सबसे पहले सहायता मांगने आएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। श्री कृष्ण जी जैसे ही नींद से जागे उन्होंने अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा कि वो अर्जुन के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन दुर्योधन ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं पहले सहायता मांगने आया हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि हम किसी भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया करें
इस पर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को साथ को खो दिया। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सहायता की पेशकश करते हैं और उसके साथ उदारता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आया? आप इसको कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप लोग देख लीजिए, इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ इसको एक बार जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है और नीचे उसका आंसर मैं धीरे धीरे बढ़ा देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिए स्लोली करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का अर्थ होता है इमारतें। ठीक है, इमारतें को ही जो है आर्किटेक्चर कहा जाता है। और स्मारकों में अन्य प्रकार से असक्षम लोगों, मतलब असक्षम लोगों उनको कहा जाता है जो लोग विकलांग होते हैं। ठीक है, मतलब उनके शरीर में होता है ना किसी प्रकार का रोग होता है, किसी प्रकार की उनके शरीर में क्षति पहुंची होती है, और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझावों की एक सूची बनी है। मतलब हम लोगों को जो है सुझावों के लिए एक सूची बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे सूची को। तो हम लोगों ने लिखा है उत्तर में, स्मारक और स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधा होनी चाहिए। मतलब स्मारक और इमारतें जो होती है ना, उनमें ढलान वाली सीढ़ियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे जो है उन लोगों को उतरने में किसी प्रकार की परेशानी ना करना पड़े। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आंसर को लिखा गया है, कैसे लिखे हैं। वास्तुकला और स्मारक में ढलान वाले प्रवेश द्वार के साथ रेलिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि पाही कुर्सी का उपयोग आसानी से किया जा सके। मतलब ढलान में जो होता है ना, सीढ़ी के साथ साथ जो होता है ढलान वाले सीढ़ी का वो इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे जो है वो मतलब जो विकलांग होते हैं ना, उनकी कुर्सी जो है कुर्सी वाली गाड़ी वो आसानी से पार हो सके। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखा है। इस तरह के संवाद के लिए दर्शन का प्रशासन करना चाहिए और खाली स्थान में से प्रवेश द्वार की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब जो लोग विकलांग है ना, उनके लिए एक अलग से दरवाजा होना चाहिए, जिससे जो है वो लोग किसी भी जगह में आसानी से आ जा सके। ठीक है, फिर इसका देखते हैं क्या लास्ट में कुछ पॉइंट है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 छोटा सा था, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, कागज के अधिक से अधिक उपयोगी की एक सूची बनाओ। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कागज की जो है एक से अधिक उपयोगी की सूची बनाना है। मतलब कागज के हम लोग किस किस चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी हम लोग को सूची बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम लोग, इसके उत्तर को ध्यान से देखिए हम लोग का। तो उत्तर, कागज बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता है लिखने में कागज का इस्तेमाल होता है, सभी चीजों में कागज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसलिए कागज जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ विभिन्न सिद्धांतों में वर्णित है, इसके कुछ प्रयोग नीचे दिए गए हैं। ठीक है, मतलब इसके कुछ प्रयोग जो है सूची बनाने बोल रहा है, उसके प्रयोगों को हम लोगों ने नीचे में लिखा है। ठीक है, तो हम जो किताब पढ़ते हैं वो कागज की छपी होती है। मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया, जितने भी किताब होते हैं, पढ़ने होते हैं, वो जो कागज के ही बने होते हैं। फिर दूसरा है, हम पेपर के लिए भी कागज का प्रयोग करते हैं। मतलब जितने भी अखबार होते हैं, पेपर होते हैं, ठीक है, उनमें सभी में जो है कागज का इस्तेमाल हुआ होता है। फिर इसके बाद है तीसरा पॉइंट में, वस्तु के पैकेट बनाने के लिए भी कागज का उपयोग होता है। मतलब जो खाने के सामान के पैकेट होते हैं ना, मतलब प्लास्टिक को छोड़ के कहीं कहीं जो है कागज के पैकेट बनते हैं। ठीक है, कार्डबोर्ड बनता है, उससे जो है कागज से ही बनता है। फिर उसके बाद है, खेल का सामान बनाने में भी कागज का उपयोग होता है। इसको याद रखिएगा, कई प्रकार के जो है ना खेल के सामान कागज से ही बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है, आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट है, कृत्रिम कागज बनाने में भी कागज का प्रयोग होता है। देखिए जो सिंथेटिक कागज होता है ना, कृत्रिम जो लैब में बनता है, मतलब उसको जो वैज्ञानिक बनाते हैं, उसमें भी कागज का ही प्रयोग होता है। ठीक है, वो अलग से कुछ नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। हम लोगों ने सूची बना दिया एक गो, फिर उसका 7 का आंसर आप लोग देख लीजिए एक एक करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस अध्याय में अज्ञात स्थान पर किसी एक को देखने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे और क्यों। मतलब इस अध्याय में जो हम लोगों को अज्ञात स्थान दिया हुआ है ना, मतलब कहाँ कहाँ घूमने जाओगे, तो अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाइएगा, इसको जो है आपको अपने से लिखना है। ठीक है, लेकिन मैंने जो है एक क्वेश्चन अपने मन से लिखा है, आप लोग जो है इसको भी लिख सकते हैं। तो क्यों लिखना है, तो मैं महरौली दिल्ली को देखना पसंद करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं वहां लौह स्तंभ देखूंगा। मैं कहां जाना पसंद करूंगा, महरौली दिल्ली। क्यों जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पर जो है लौह स्तंभ को देखूंगा। मतलब वहां पर जो है लौह स्तंभ है। यह भारतीय शिल्पकारों की एक अद्भुत उदाहरण है। आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों के बाद भी और इतने कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों के बाद भी इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
इसी परिसर में कुतुब मीनार वास्तव में एक महान स्मारक है। मैं महरौली में एक खूबसूरत स्मारक देखूंगा। ठीक है, मतलब देखिए लौह स्तंभ जो है ना महरौली दिल्ली में, वो कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है। ठीक है, कुतुब मीनार के जस्ट सामने है, वहां पर ही जो है महरौली का आपका लौह स्तंभ है, जिसको जो है लोहा से बनाया गया है। और इसके ये जो है ना 20 टन का है और 5000 साल पुराना है, लेकिन अभी तक भी जो है इस पर जंग नहीं लगा है। ठीक है, इसलिए जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमारे भारत के लिए हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से ध्यान करके देख लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।